राम राम साथियों, अगर आप भी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए फायदेमंद नहीं, बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कंफर्म है, पक्का है। सिलेबस के अनुसार आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। और हाँ, इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसको आपने देखा, बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से सिलेबस को पढ़े ताकि हम 70 दिनों के अंदर अंदर हमारा सिलेबस कंप्लीट कर पाए, रिवीजन कर पाए, एमसीक्यू कर पाए, और हम एक पशु परिचर जो परीक्षा है इसमें हम सिलेक्शन ले पाए। वो पूरा का पूरा मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। जिन्होंने उसको नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्लास धमाकेदार होने वाली है। मैं कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से लेकर अगर एंड तक बने रहे ना, आप खुद मुझे बता कर जाओगे कि क्लास कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो एंड में कमेंट करके जरूर जाना। शर्त इतनी है कि वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। सभी के सभी जितने भी टॉपिक यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, सारे के सारे आपको इसी क्लास में याद करवा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए। पशुपालन विज्ञान जो आपके एनिमल हस्बेंड्री का नया जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताने वाला हूं। ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो टेबल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इस टेबल में हम 4 पॉइंट सीखेंगे और चारों से क्वेश्चन बनेगा पेपर में, कंफर्म है। कौन कौन से, देखो ध्यान से। एक तरफ आपको पशुओं का नाम आपको दे रखा है, ठीक है, और यहां उनका वैज्ञानिक नाम या उनका जूलॉजिकल नेम। जिस प्रकार फसलों का वानस्पतिक नाम होता है, बॉटनिकल नाम होता है, वैसे ही जितने भी एनिमल हैं सबका जूलॉजिकल नाम होता है, या वैज्ञानिक नाम बोल दो या साइंटिफिक नेम बोल दो, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो सारे के सारे यहां हम देखने वाले हैं। सेकंड है परिवार, कि उनका परिवार क्या है, कुल क्या है, कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं। देन गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, और अगला आता है गर्भकाल। तो इस तरीके से इसी टेबल में सब याद करवा दूंगा, फोकस बनाए रखना। तो आओ देखो, सबसे पहला एनिमल हमारे पास आता है गाय। गाय हमारी माता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि गाय दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कुबड़ वाली गाय, जिस पर कुबड़ हम्प पाया जाता है, गांव में आप लोगों ने देखा होगा। और एक होती है बिना कुबड़ वाली गाय, जिस पर कुबड़ नहीं पाया जाता। अरे आप लोग आंख बंद करके भी पहचान लोगे, ऐसा तरीका बता दूंगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आप आंखें बंद करो आप लोगों की, और मान लीजिए यहाँ गाय खड़ी हुई है, और आंखें बंद करके पीछे पीठ पे मैंने हाथ रखा और हाथ इस तरीके से घुमा रहा हूं, मेरा हाथ ऐसे निकल के जा रहा है। बोलो कौन सी गाय है? देसी गाय है। क्यों? क्योंकि कुबड़ पे से हाथ निकल के गया। लेकिन एक केस दूसरा, आप देखो, आंखें बंद की, हाथ घुमाया, हाथ सीधा निकल गया, मतलब कुबड़ आया ही नहीं। वो विदेशी गाय है जिसको एक्सोटिक ब्रीड बोलते हैं। क्या सर दोनों के जूलॉजिकल नाम अलग अलग होंगे? अरे हाँ, बिल्कुल होंगे। तो आओ देखो, अगर बात करें गाय की, और गाय में हम बात करें यहां पर देसी गाय की, कौन सी गाय की? देसी गाय की बात करें, कुबड़ वाली गाय की बात करें, और एक होती है विदेशी गाय जिस पर कुबड़ नहीं पाया जाता। दोनों में अंतर देख लेना, लिखवा नहीं रहा, वही पॉइंट बोर्ड पे लिखूंगा जहां से क्वेश्चन आएगा। बाकी जो मैं बोल रहा हूं ना, उनको समझना और नोट करना नोटबुक में। आओ देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर जो देसी गाय है। देसी गाय का जूलॉजिकल नेम है बोस इंडिकस। क्या है? बॉस इंडिकस। ये क्या है? देसी गाय का जूलॉजिकल नेम है। बात करें विदेशी, तो विदेशी का होता है बोस टॉरस। क्या होता है? बोस टॉरस होता है। अब वो बातें बताने वाला हूं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। बोस इंडिकस गाय है जिसको गोमाता बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसको इंडियन काऊ बोलते हैं, देसी गाय बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो आप लोगों को याद होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था, एक तरफ राक्षस थे और एक तरफ देवी देवता थे। देवी देवता पूंछ की तरफ थे और राक्षस उसके मुख की तरफ थे, सांप के। और इस तरीके से उन्होंने समुद्र मंथन किया। तो समुद्र मंथन में कई सारी चीजें निकली थी। अमृत निकला था जिसको शिव भगवान पी गए थे, और उनका गला आज भी यहां से कंठ नीला है।
वैसे ही उस समुद्र मंथन में से एक गाय निकली थी और गाय को ऋषि और मुनियों को दिया गया था। ये वही गाय है और इसे देसी गाय कहा जाता है और इसका गोबर हो, मूत्र हो, दूध हो, हर एक चीज पवित्र है और काफी ज्यादा औषधीय गुण इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद आती है बोस टोरस, जिसको विदेशी गाय, बिना कुबड़ वाली गाय बोलते हैं। और इस गाय की बात करें कि सर ये गाय कहां से आई, तो बड़े ध्यान से समझना, यहाँ टोरस लिखा हुआ है, टोरस ऐसे लिखा हुआ है, TURUS। अब ध्यान दोगे तो समझ में आएगा पूरा पूरा। यहाँ पीछे उरस लिखा हुआ है, URUS। तो पहले उरस नाम का एक प्राणी पाया जाता था और उस प्राणी में धीरे धीरे विभिन्नताएं आई और कौन सी गाय बनी, बोलो, विदेशी गाय बनी, जिसको हमने बोला बोस इंडिकस। तो अब तक दो गाय देखी आप लोगों ने, देसी और विदेशी, देसी बॉस इंडिकस और विदेशी बॉस टॉरस। नाम कैसे याद करें, अरे जहां जहां देसी गाय दिखे वहां वहां बोलो देखो बोस इंडिकस जा रही, और जहां जहां विदेशी दिखे वहां बोलो देखो बोस टॉरस जा रही, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। बात करेंगे परिवार क्या होगा, तो याद रखना गाय का परिवार होता है बोवेडी। अरे क्या होगा, इसका परिवार, कुल, फैमिली बोवेडी हो जाएगा। बात करें गुणसूत्र संख्या, तो याद रखना इसमें 2n बराबर 60 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। और अगला आता है गर्भकाल, जो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ये होता है 281 दिन का। अब गर्भकाल होता क्या है, तो इसकी परिभाषा बता रहा हूं, याद रखना। गर्भ धारण से लेकर प्रसव तक का समय गर्भकाल अवधि कहलाता है, इसे समझे नहीं। मान लीजिए आज गर्भ धारण हुआ और 281 दिन तक पेट में बच्चा रहेगा और लास्ट में प्रसव क्रिया होती है जिसमें बच्चा बाहर आता है, तो जहां तक का जो समय होता है उसे गर्भकाल अवधि कहा जाता है। और गायों में ये कितने दिन की होती है, 280-81 दिन की होती है। उसके बाद अगला एनिमल हम लेंगे, गाय भैंस पानी में, बुबेलस बुबेलिस, ठीक है। तो भैंस भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जलीय भैंस और एक होती है दलदली भैंस। कौन सी, दलदली क्षेत्र वाली भैंस। क्या दोनों के जूलॉजिकल नाम अलग अलग होंगे, अरे हाँ बिल्कुल होंगे। अगर बात करें यहां पर हम किसकी बात करें, जलीय भैंस की बात करें, तो जलीय भैंस का होता है बुबेलस बुबेलस बुबेलिस, याद रखोगे, बुबेलस बुबेलिस। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं ना, बुबेलस बुबेलिस, याद रखना। ये किसका हो गया, ये हो गया जलीय भैंस का क्या, जूलॉजिकल नाम। ऐसे ही दलदली वाली भैंस आती है और दलदली का होता है बुबेलस बुबेलिस, बुबेलस बुबेलस बुबेलिस और कार्बेंसेसिस। क्या होता है, कार्बेंसेसिस होता है। यहां थोड़ी जगह कम है लेकिन एक बार अलग से लिख के बता दूंगा। फिलहाल यहां नोटिस करना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने बोला कि देसी गाय बोस इंडिकस, विदेशी गाय बोस टॉरस। जलीय भैंस बुबेलस बुबेलिस जो हमारे भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में पाई जाती है। उसके बाद दलदली बुबेलस बुबेलिस कार्बेंसेसिस, ये भैंस आपको कहां मिलेगी, ये मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगी। बात करें इसका परिवार क्या होगा, तो याद रखना भैंस का भी परिवार क्या होगा, बोवेडी होगा। गई भैंस पानी में, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे फैक्ट है, क्योंकि भैंस काली होती है और आप लोग जानते हो कि काले रंग पे सर्वाधिक गर्मी लगती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि गई भैंस पानी में, क्योंकि जैसे ही भैंस पानी में जाती है तो गर्मी उसकी कम हो जाती है। हर कोई पानी में इसीलिए जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहां अब तक आप लोगों ने 4 नाम याद किए। और बात करें यहां पर क्रोमोसोम नंबर की, तो याद रखना दलदली का अलग होगा और जलीय का अलग होगा। बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, बट आप मत होना। कैसे, देखो, जलीय भैंस में क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 50 याद रखने, पानी, ठीक है, पानी में 50, और दलदली में होते हैं 2n बराबर 48 होते हैं। इसमें कम होते हैं क्योंकि यार दलदल में पानी कम होता है, इतनी बात तो आप भी जानते हो। तो यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गर्भकाल अवधि की। समय बहुत कम लूंगा लेकिन कम समय में इतना अच्छा कंटेंट दे जाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। तो ध्यान दीजिए, गर्भकाल अवधि 310 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 310 दिन की होती है। किसकी, भैंस की गर्भकाल अवधि। उसके बाद अगला आता है भेड़।
भेड़ चाल मत चलना, ऐसा कहते हैं ना, ठीक है। तो भेड़ के अगर यहाँ पर जूलॉजिकल नेम की बात करें तो इसका जूलॉजिकल नेम होता है ऑविस एरिस। क्या होता है? ऑविस एरिस होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो जहां जहां भेड़ दिखे वहां वहां ऑविस एरिस आप लोगों को बोलना है। उसके बाद परिवार, तो इसका भी परिवार क्या होगा? बोवेडी होगा। क्या होगा? बोवेडी होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या। तो गुणसूत्र संख्या इसमें होती है 2n बराबर 54। अरे कितने होंगे? 2n बराबर 54 होंगे। देन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बकरी की। देखिए बकरी का होता है केप्रा हिरकस। क्या होता है? केप्रा हिरकस, मतलब जिसको गरीब की गाय कहा जाता है। राजस्थान या रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीजम इसको बोलते हैं। डबल डेयरी इसको बोलते हैं। बहुमुखी पशु इसे बोलते हैं। वर्साटाइल एनिमल इसे बोलते हैं। वनस्पति का शत्रु इसे बोलते हैं। कई सारे नाम है बकरी के, तो याद रखना। और बकरियों के दूध में गंध आती है, उस गंध की वजह से लड़कियां इसके दूध से बनी चाय नहीं पीती। क्यों नहीं पीती? क्योंकि गंध आती है। बट क्वेश्चन आता है गंध किसकी आती है? तो याद रखना कैप्रिक एसिड की आती है। किसकी आती है? कैप्रिक एसिड की आती है। उसके बाद बात करें परिवार, तो इसका भी परिवार क्या होगा? बोवेडी होगा। क्या होगा? बोवेडी होगा। बात करें बकरी में क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो 2n बराबर 60 आप लोगों को याद रखना है। जो गाय में थी वही इसमें होगी। सर दोनों का गर्भकाल क्या होगा? तो ऐसे तो 19-20 होता है, लेकिन बता दूं लमसम लमसम 150 दिन भेड़ का होता है और 150 दिन ही किसका होता है? तो याद रखना बकरी का होता है। याद रखोगे, किताबों में 145 152 लिखा हुआ मिल जाएगा, बट वही बात है कि 145 से 152 याद कर लो या 150 याद कर लो, क्योंकि वो सत्य डेटा यही पे है। तो अब तक आप लोगों ने 4 एनिमल की बात की। किस किस की बात की? बोस इंडिकस, बोस टोरस गाय हो गई, बुबेलस बुबेलिस जलीय बेस, बुबेलस बुबेलिस कार्बेंसिस दलदली बेस। उसके बाद ऑविस एरिस भेड़ की बात आपने की, बकरी केप्रा हिरकस की बात आपने की। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऊंट। अब ऊंट भी ध्यान दीजिए, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? थोड़ा यहाँ एक पेज हम ले लेते हैं लिखने के लिए, और ऊंट को बड़े ध्यान से समझिएगा। बात कर रहे हैं किसकी? ऊंट की। ऊंट, ऊंट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक कुबड़ वाला ऊंट। अरे कौन सा? एक कुबड़ वाला ऊंट होता है। एक ऊंट आता है जिसपे 2 कुबड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 कुबड़ वाला ऊंट। दोनों के जूलॉजिकल नेम अलग अलग होंगे। याद रखना कैसे अलग अलग होंगे। अगर बात करें एक कुबड़ वाले ऊंट की, तो उसका होता है केमेलस, केमेलस ड्रोमे डेरियस। याद रखोगे, कैमेलस ड्रोमेडेरियस ये किसका होगा? एक कुबड़ वाले ऊंट का होगा। अरे जिसपे ओनली सिंगल हम्प ऐसे पाया जाता है, जो शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये ऊंट कहां पाए जाते हैं? शुष्क प्रदेशों में। याद रखना, लिख लेना यहीं पे, शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, शुष्क क्षेत्र। उसके बाद 2 कुबड़ वाले ऊंट की बात करें तो उसका होता है केमेलस, केमेलस बैक्टीरियंस, बैक्टीरियंस। याद रखना। और ये 2 कुबड़ वाला ऊंट है, मतलब इस पे इस तरीके से कुबड़ आप लोगों को दिखाई देंगे। और याद रखना ये ऊंट कहां पर मिलेंगे? तो ये ऊंट मिलेंगे ठंडे प्रदेशों में। कहां पर? ठंडे प्रदेशों में, जैसे कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश वगैरह आदि में आपको 2 कुबड़ वाले ऊंट देखने को मिलेंगे। और ऊंट को राज्य पशु का दर्जा भी दे रखा है। 30 जून 2014 को इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। नोट कर लेना, राज्य पशु का दर्जा कब दिया? तो याद रखना 30 जून 2014 को इसे राज्य पशु का दर्जा दिया। और इसे शिप ऑफ डेजर्ट या फिर रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान, रेगिस्तान का जहाज। और रेगिस्तान का जहाज किसे बोलते हैं? ऊंट को ही बोलते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ऊंट पालक जाति कौन सी है? तो याद रखना राइका है। कौन सी है? राइका है, या फिर रेबारी है। अरे वो रत्ना रेबारी याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये ऊंट के बारे में, वैसे ऊंट पढ़ा नहीं रहा, जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको बता रहा हूं, और उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा।
अगर समझ में आ रहा हो ना यार, तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और जिन्होंने अब तक इसे शेयर नहीं किया अधिक से अधिक शेयर करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये ऊंट के बारे में, तो वहां हमारे पास जगह कम थी तो मैंने यहां लिख दिया, ध्यान रखना। तो ये हमारा कॉलम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, किसका, केमल वाला, ऊंट का, ठीक है। परिवार बोवेडी नहीं होगा, गाय भैंस भेड़ बकरी का परिवार बोवेडी है, लेकिन इसका परिवार होगा बालक केमेलिडी। क्या होगा, केमेलिडी होगा। और गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 78 आप लोगों को याद रखनी है। और बात करें गर्भकाल की, तो गर्भकाल कितना होता है, तो याद रखना 390 से 410 दिन का होता है। कितना होता है, 390 से 410 दिन का होता है। देन इसके बाद आता है सुअर। सुअर का जूलॉजिकल नाम तो याद रखना, सुअर होता है सस स्क्रोफा। क्या, सस स्क्रोफा इसका क्या हो गया, जूलॉजिकल नाम या वैज्ञानिक नाम हो गया। और परिवार क्या होगा, अरे सुएडी। गांव में नहीं बोलते क्या, सूड़ी सूड़ी सूड़ी, तो याद रखना सूड़ी से सुएडी इसका क्या हो जाएगा, बोलो, जूलॉजिकल नाम हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 38। सर गर्भकाल, अरे सुअर एक बार में 8 से 12 बच्चों को जन्म देता है, 15-16 महीने में ही भी आ जाता है दोबारा मादा सुअर। तो याद रखना इसका गर्भकाल होता है 114 दिन का। अरे बोलो कितने दिन का होता है, 114 दिन का होता है। इसके बाद आया घोड़ा। सर घोड़े का जूलॉजिकल नाम क्या होगा, तो याद रखना एक्वस, एक्वस फेरस, एक्वस फेरस केबेलस, केबेलस, ये क्या हो जाएगा, इसका जूलॉजिकल नाम हो जाएगा। और घोड़ा का परिवार क्या है, तो याद रखना इक्विडी। क्या होगा, इक्विडी इसका क्या हो जाएगा, इक्वस से याद रखना, इक्विडी इसका परिवार हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 64 होगा। और बात करें घोड़े में गर्भकाल अवधि कितनी होती है, मतलब मादा घोड़ी में, तो याद रखना ये होती है 340 से 360 दिन। कितनी, 340 से 360 दिन। उसके बाद आता है मुर्गी। और मुर्गी का क्या होगा, बोलो, अरे जहां जहां मुर्गियां दिखे ना वहां याद रखना आपको एक नाम बोलना है, गैलस डोमेस्टिकस, गेलस डोमेस्टिकस। अरे क्या बोलना है, बोलो, गेलस डोमेस्टिकस बोलना है, याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद परिवार, तो जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी का क्या था, बोवेडी। ऊंट का क्या है, केमेलिडी। सुअर का क्या है, सुएडी। घोड़ा का क्या है, इक्वेडी। ऐसे ही मुर्गी का क्या होगा, बोलो, फेशियोनिडी होगा। क्या होगा, फेशियोनिडी, याद रखोगे। और क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 78 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2n बराबर 78 हो जाएंगे। और बात करें गर्भकाल अवधि, तो गर्भकाल इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, बोलो, अंडा। इसमें क्या पाया जाता है, अंडा, मतलब अंडा होता है, तो अंडे में गर्भकाल नहीं होता, क्योंकि गर्भकाल किन में होता है, जो बच्चा देते हैं। अब ये तो अंडा देती है, तो इसमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का होता है। वाल को कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो यहां पे आप नोट कीजिएगा मुर्गी, और मुर्गी में आप लोगों ने 21 दिन आपको क्या करना है, नोट करना है। एक मिनट जरा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे क्या है, किसी का बार बार कॉल आ रहा है ना, एक मिनट फटाक से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्लियर है, यहां तक समझ लिया, आगे बढ़े। चलिए एक बार फटाफट इसका रिवीजन करवा देता हूं जल्दी से जल्दी, ताकि आप फटाक से देख लेना। इस टेबल में मैंने कुछ पॉइंट आपको याद करवाए, जैसे वैज्ञानिक नाम हो गया, परिवार हो गया, गुणसूत्र हो गया, और गर्भकाल हो गया। गाय दो प्रकार की, देसी गाय बोस इंडिकस, विदेशी गाय बोस टॉरस। भैंस जलीय और दलदली, जलीय का बुबेलस बुबेलिस और दलदली का बुबेलस बुबेलिस कार्बेंसिस। भेड़ ऑविसेरिस, बकरी केप्रा हिरकस, ओट केमेलस ड्रोमेडेरियस और केमेलस बैक्टीरियंस, सुअर ससिस्क्रोपा, घोड़ा एक्वस फेरस केबेलस, मुर्गी गेलस डोमेस्टिकस। ये तो हो गए इनके जूलॉजिकल नाम। बात करेंगे परिवार, तो देखिए गाय भैंस भेड़ बकरी का परिवार बोवेडी 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 होगा। उसके बाद ऊंट का केमेलिडी होगा, सुअर का सुएडी होगा, घोड़ा इक्विडी और मुर्गी फेशियोनिडी। फिर आते हैं क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या। तो ध्यान दीजिए, गाय के अंदर 2n बराबर 60, जलीय भैंस में 2n बराबर 50, इसके अलावा दलदली भैंस में 2n बराबर 48, देन भेड़ में 2n बराबर 54, बकरी में 2n बराबर 60, ऊंट में 2n बराबर 74। यहां 78 लिखा हुआ है, इसको आप लोग 74 करना भाई। ये कितना होता है, इसमें 74 होता है, 74, 2n बराबर 74। देन इसके बाद सुअर 2n बराबर 38, घोड़ा 2n बराबर 64,
मुर्गी 2n बराबर 78। याद रखो कि 78 किस में होगा, मुर्गी में होगा, और इसमें 74 होगा, तो दोनों चेंज कर लेना भाई, करेक्शन कर लेना, ठीक है। लिखने में 78 लिखने में आ गया मुर्गी की वजह से। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद गर्भकाल, गाय का 280 दिन, भैंस का 310 दिन, 150 भेड़ बकरी का। उसके बाद 390 से 410 दिन क्या हो गया, इधर देखो ऊंट। सुअर 114 दिन। उसके बाद घोड़ी 340 से 360 दिन। उसके बाद मुर्गी 21 दिन। मतलब अंडे। सर इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ये बताया नहीं, तो याद रखना इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब चूजा अंडे को फोड़कर बाहर निकलता है ना सर, तक करके, ठीक है ना। कहने का मतलब है अंडा देने से लेकर जहां तक चूजा बाहर आएगा उसके बीच का जो समय होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। और ये मुर्गी में कितना होता है, तो 21 दिन का होता है। क्या यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और टेबल की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। पशुओं के शरीर का तापमान, शोषण दर व नाड़ी की गति। यहां से भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपने नए सिलेबस में देखा होगा शोषण तंत्र दे रखा है पूरा का पूरा, तो यहां शोषण दर पूछी जाएगी, नाड़ी की गति पूछी जाएगी, शरीर का तापमान पूछा जाएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो सभी पशु परिचर वाले स्टूडेंटों को याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो आओ देखो, बात करेंगे गाय के शरीर का तापमान कितना होता है, 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और याद रखना ये डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है, जितना भी तापमान है डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है। भैंस का कम होता है, भैंस काली होती है फिर भी कम है, कितना, 37.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद भेड़ 39 डिग्री सेल्सियस, बकरी का ओनली 1 पॉइंट ज्यादा होता है, 39.1 डिग्री सेल्सियस। फिर आया ऊंट, ऊंट का क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, तो याद रखना ऊंट का तापमान बदलता रहता है, सुबह के समय होता है 34 डिग्री सेल्सियस और शाम को होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्या क्लियर है? उसके बाद सुअर के शरीर का तापमान होता है 39.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद घोड़ा 38 डिग्री सेल्सियस होता है। देन इसके बाद मुर्गी, और मुर्गी का सबसे ज्यादा है कितना, 41 डिग्री सेल्सियस। ये सारा का सारा डेटा आपको सेल्सियस में दे रखा है, तो इसको भी याद करना, रट्टा मार लेना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। याद करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे भेड़ बकरी एक साथ याद करो। क्या याद करना है, देखो इधर भेड़ में 39 है और इधर बकरी में 39.1 है, दोनों का काम तमाम यहीं से खत्म हो गए, याद हो गए। उसके बाद गाय भैंस का याद करो, याद रखना भैंस काली है, इसका 1 डिग्री कम होगा गाय से, तो गाय का 38.5 है, भैंस का 37.5 हो गया, 4 पॉइंट याद हो गए। ऊंट आया तो ऊंट का बदलता है, सुबह 34 होता है और शाम को 37 होता है, ये याद हो गया। फिर सुअर भी आपके भेड़ बकरियों के साथ आ जाएगा 39.5। देन इसके बाद घोड़ा ये 38 होगा, और मुर्गी तो वैसे ही ज्यादा है, ये तो 40 क्रॉस कर गई, कितना, 41 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे, फिर हमने लिखी हुई शोषण दर। शोषण दर 1 मिनट में पशु कितनी बार श्वास लेता है उसे शोषण दर कहा जाता है। शोषण दर ज्ञात करने के लिए पशु का जो मुख होता है उसके आगे से हथेली लगा लो, उसके श्वासों की संख्या गिनो, या तो जो अंदर ले रहा है वो गिन लो या जो बाहर निकाल रहा है वो गिन लो, इससे आपको पता लग जाएगा। हाथ आपको 30 सेकंड के लिए लगाना है और 30 को मल्टीप्लाई 2 कर देना तो 1 मिनट का निकल के आ जाएगा। या फिर जो गाय की खोख होती है उसको उठने और गिरने को गिनकर भी आप याद कर सकते हो, बट गिनना एक ही है, या तो उठना गिनो या गिरना गिनो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए बात करेंगे शोषण दर। गाय 1 मिनट में 20 से 25 बार श्वास लेती है, कितनी बार, गाय 1 मिनट में 20 से 25 बार श्वास लेती है, याद रखना। भैंस 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेती है। भेड़ बकरी दोनों के लिए एक ही है, 12 से 20 बार, 12 से 20 बार, तो इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। उसके बाद ऊंट 5 से 7 बार, सबसे कम लेता है तो अलग ही याद कर लो, ऊंट बहुत बड़ा प्राणी है, रेगिस्तान का जहाज है, 1 मिनट में सिर्फ 5 से 7 बार श्वास लेता है। उसके बाद अगला आया सुअर। सुअर 15 से 30 बार श्वास लेता है और मुर्गी भी 15 से 30 बार श्वास लेती है, तो दोनों डेटा आप एक साथ याद कर लो। बचा कौन, घोड़ा। अरे घोड़ा 8 से 16 बार श्वास लेता है, जो भैंस में स्टार्ट होता है 16 से 18। तो इस तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएगा, और क्वेश्चन तो आना कंफर्म है, आएगा ही आएगा। मैं तो कह रहा हूं याद कर लो अच्छे से, कुछ बाहर नहीं जाने वाला। अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल पहले वाले वीडियो के जैसे लाइक शेयर करो इसको, मैं ऐसा कंटेंट लेके आऊंगा कि कुछ चुनिंदा क्लासों के अंदर अंदर पार्ट भी आपका फिनिश करवा दूंगा,
वो भी विदाउट ऐसे मतलब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट टेबल में समझाऊंगा ताकि सब कुछ आसानी से याद हो जाए। कोई थ्योरी नहीं होगी, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात चलेगी ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, समझ में आ जाए, क्योंकि ये कंपटीशन है, डायरेक्ट पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, थ्योरी नहीं आएगी, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, बट थ्योरी पढ़ना जरूरी है, बट उसी थ्योरी को मैं आपको कुछ अलग अंदाज में, कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग एक बेहतरीन अपने एग्जाम की तैयारी कर पाओ और सारा का सारा सिलेबस कम समय में एक ही जगह पे पढ़ पाओ। इसीलिए इस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आगे बढ़ेंगे, नाड़ी की गति, पल्स रेट। अगर पल्स रेट की बात करें तो गाय के अंदर ये होती है 40 से 50 बार प्रति मिनट। मापते कैसे हैं? तो कॉक्सिजियल धमनी पाई जाती है, पूंछ में पाई जाती है। कॉक्सिजियल धमनी पाई जाती है, पूंछ में पाई जाती है। इस तरीके से पकड़ के चेक कर लेते हैं। तो गाय में कितनी? 40 से 50 बार प्रति मिनट। भैंस में कितनी? 40 से 50 बार प्रति मिनट। सर भैंस में कौन सी धमनी? तो याद रखना कॉक्सिजियल धमनी। दोनों में कॉक्सिजियल धमनी पाई कहां जाती है? क्वेश्चन आ जाए तो पूंछ में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? बाल को पूंछ में पाई जाती है। उसके बाद भेड़ में 70 से 80 बार और बकरी में भी 70 से 80 बार। सर ज्ञात कैसे करेंगे? अरे तो दोनों में एक धमनी पाई जाती है जिसका नाम है फेमोरल धमनी, और फेमोरल धमनी ये पिछली टांग में पाई जाती है। कौन सी टांग में? याद रखना पिछली टांग में एक धमनी पाई जाती है जिससे पल्स रेट मेजर करते हैं। किसके अंदर? भेड़ और बकरी के अंदर। फिर हमारे पास आता है ऊंट, और ऊंट की बात करें तो ऊंट में 35 से 50 बार प्रति मिनट क्या होती है? नाड़ी की गति होती है। फिर आया सुअर, और सुअर में कितना? 60 से 80 बार नाड़ी की गति होती है, और इसमें भी कॉक्सिजियल धमनी के द्वारा नाड़ी की गति ज्ञात की जाती है। घोड़ा आता है, घोड़े में 28 से 40 बार नाड़ी की गति होती है, बट इसमें एक धमनी आती है जिसको बोलते हैं मैक्सिलरी धमनी, और इसके चेहरे पर पाई जाती है, इस जगह पे पाई जाती है। इसीलिए कई सारी गाइडों में आप लोगों को फेशियल धमनी लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? फेशियल धमनी। तो याद रखना या तो मैक्सिलरी धमनी या फेशियल धमनी। और पल्स रेट कितनी बार? 28 से 40 बार। ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा। देखो आपका समय इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है, क्योंकि कई सारी क्लासें पढ़नी है। मेरे पास भी समय कम है, इसलिए बहुत कम समय में ऑथेंटिक और सही कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं। चूक मत जाना, जितनी भी क्लास है ना सारी देख लेना और लाइक कर देना, अधिक से अधिक शेयर करना। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला आप लोगों का, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। देन उसके बाद आई मुर्गी, और मुर्गी में सबसे ज्यादा नाड़ी की गति होती है 200 से 400 बार प्रति मिनट। याद हो गया? तो सेकंड वाली टेबल हमारी फिनिश होती है। यहां पर हमने 3 पॉइंट कवर किए, शरीर का तापमान, श्वसन दर और नाड़ी की गति। चलिए आगे बढ़ेंगे और लास्ट टेबल की तरफ हम चलेंगे, जिसमें बात करेंगे बच्चा, मांस, प्रजनन क्रिया। अरे सीधा सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, जो प्रजनन क्रिया है उसमें एक टेबल बनी हुई है। मतलब पशुओं का प्रजनन, जंतुओं का जनन करके आपको सिलेबस में दिया है। एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना आप तो वहां दे रखा है कि किसके बच्चे को क्या कहा जाता है। इसीलिए कॉलम भी मैंने ऐड किया है, क्योंकि हो सकता है बच्चा पूछ लिया जाए, और बच्चा नहीं तो मांस तो आएगा आएगा, और इधर प्रजनन क्रिया भी आएगी, क्योंकि प्रजनन वाला टॉपिक पूरा आपको दे रखा है। ये मत सोचना कि जंतुओं में जनन, इंसान का पढ़ लिया काम हो गया, गाय भैंसों का अलग होता है। ठीक है, देखो बात करेंगे गाय। गाय के बच्चे को क्या बोलते? तो याद रखना कॉफ बोलते हैं, या फिर बछड़ा बछड़ी। क्या? बछड़ा बछड़ी। बछड़ी फीमेल को, बछड़ा मेल को, या ऐसे इंग्लिश हिंदी में कॉफ याद रखना। और बात करें यहां पर मांस वाला कॉलम भी साथ में देख लेते हैं। गाय के मांस को कहा जाता है बीफ। क्या कहा जाता है? बीफ कहा जाता है। बट कुछ लोग इसके बछड़े का मांस खाते हैं, क्योंकि बछड़े का मांस और ज्यादा स्वादिष्ट होता है, और इसके मांस को कहा जाता है व्हील। क्या कहा जाता है? व्हील। अंग्रेज लोग खाते हैं, हमारे तो बैन है, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, प्रजनन क्रिया की बात करें तो गाय में जो प्रजनन क्रिया होती है, मैथुन क्रिया होती है, उसे सर्विंग कहा जाता है। बालक क्या कहा जाता है? सर्विंग कहा जाता है। फिर बात करेंगे भैंस। भैंस के बच्चे को भी क्या बोलते हैं? कॉफ बोलते हैं, या हिंदी में पाड़ा या पड़िया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाड़ा या पड़िया बोलेंगे। और भैंस के मांस को बफन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बफन कहा जाता है। और इसकी प्रजनन क्रिया को क्या बोलते हैं? इसको भी सर्विंग बोलते हैं। याद रखोगे? चले, अच्छा बच्चा देने की क्रिया अलग होती है, उसे काविंग बोलते हैं। गाय भैंस दोनों में काविंग बोलते हैं, बट प्रजनन क्रिया सर्विंग बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इसके बाद भेड़। भेड़ के बच्चे को बोला जाता है इंग्लिश में लेम्ब, या फिर मेमना, या फिर मेंढा भी कहा जाता है। याद रखना। और भेड़ का मांस
कई सारे राजस्थानी शब्दावली में गलत बोलते हैं, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, बकरी के मांस को मटन बोलते हैं, बट याद रखना मटन किसको कहा जाता है, तो भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। और इसमें प्रजनन क्रिया स्टार लगा लेना, इसको बोलते हैं टपिंग। क्या बोलते हैं, टपिंग बोलते हैं मैथुन क्रिया को, जो प्रजनन की क्रिया होती है, जो समागम क्रिया होती है, उसे टपिंग कहा जाता है। फिर आता है, अच्छा यहाँ भेड़ में बच्चा देने की क्रिया, तो याद रखना जैसे लैम्ब है ना, तो क्या हो जाएगा, लैम्बिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैम्बिंग। बच्चा देने की क्रिया मैंने लिखा नहीं है बट बोल रहा हूं, नोट कर लेना। उसके बाद आई बकरी, केपरा हिरकस, और बकरी का जो बच्चा होता है इसे कहा जाता है किड। क्या कहा जाता है, किड। और बच्चा देने की क्रिया हो जाती है किडिंग। क्या हो जाती है, किडिंग। और याद रखना बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। कुछ लोग इसे उल्टा बोलते, मटन बोलते, बट ये चेवन होता है। याद रखना मटन किसका होता है, भेड़ का मांस होता है। और यहां पर इसके प्रजनन क्रिया को सर्विंग बोलेंगे, जैसा कि गाय भैंस में बोलते हैं, और भेड़ में टपिंग बोलते हैं, अलग है, इसलिए स्टार लगा दिया। आगे देखो, ऊंट। ऊंट, ऊंट का जो बच्चा होता है इसे टोडिया कहा जाता है रे बालक। क्या कहा जाता है, टोडिया। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसके मांस को, तो इसका मांस नहीं खाया जाता, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जिद्दी करते हैं कि नहीं नहीं सर आप तो बताओ, तो नॉर्मल बोल देना केमल मीट, ऊंट का मांस। याद रखोगे। बात करें प्रजनन क्रिया, तो ऊंट में जो प्रजनन क्रिया होती है इसे लखाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लखाना कहा जाता है। इसके बाद आया सुअर, सुअर का मांस तो खाया जाता है, सुअर के मांस को कहा जाता है पोर्क। क्या कहा जाता है, पोर्क। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कृषि पर्यवेक्षक में, याद रखना। और सुअर का जो, अच्छा यहाँ बच्चा, बच्चे की बात चल रही है, मांस की नहीं, तो यहाँ लिखना भाई, सुअर का जो बच्चा होता है इसको टोडिया कर लेना, इसको बोलते हैं सुअर के बच्चे को पिगलेट। क्या बोलते हैं, पिगलेट। पगलेट है या पिगलेट, याद रखना, क्योंकि पिग का बच्चा है। याद रखोगे, पिगलेट। मांस, मांस को कहा जाता है पोर्क। क्या कहा जाता है, पोर्क। ये पहले भी पूछा गया है। और कपलिंग, ये भी कृषि पर्यवेक्षक में पूछा गया है कि जो एक तरीके से सुअर हैं इसमें समागम क्रिया को या प्रजनन क्रिया को या मैथुन क्रिया को या मैटिंग प्रोसेस क्या बोलते हैं, तो कपलिंग बोलते हैं। फिर आया घोड़ा। सर घोड़े को बच्चे को क्या बोलते हैं, कहीं आपने नहीं पढ़ा होगा, बता के जा रहा हूं। घोड़े का बच्चा जो होता है इसे बोला जाता है फोल। क्या बोलते हैं, फोल। FOWL, FOWL, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। और इसका भी मांस नहीं खाया जाता, फिर भी कुछ पूछ ले तो याद रखना हॉर्स मीट। और इसमें जो मैथुन क्रिया, मैटिंग क्रिया होती है इसे कॉपुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉपुलेशन कहा जाता है। देन इसके बाद आई मुर्गी। सर मुर्गी जो है, मुर्गी में बच्चे को, अरे सभी एक एक बालक जानता है कि चूजा बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चिक बोलेंगे। याद रखना। और इसके मांस को चिक, चिकन से याद रखना। किससे याद रखना, मुर्गी का मांस चिकन कहलाता है। और मुर्गी में भी प्रजनन या मैथुन क्रिया सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। तो देखो बहुत कम समय में इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाया है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो यार लाइक कर देना, अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि ऐसे और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं और आप अपने पशु परिचय की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओ और पशु परिचय में सिलेक्शन ले पाओ। यही मेरी उम्मीद है, यही भगवान से आशा है कि जो लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉपर बहुत बढ़िया पूरा 100% दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाए, पशु परिचर बन जाए। क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। अरे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बार बार में नहीं आती, 25 सालों में एक बार आई है पशु परिचर। तो मौका ऐसे मत गवाओ इधर उधर, सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ाई करो, पूरी मेहनत करो, अपना 100% दो, तब जाके सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। 17 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। देख पा रहे हो मेरी बातों को, समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो तैयारी वैसी ही करनी पड़ेगी जैसे कंपटीशन है। तो बस मेरी क्लास को यहीं पे विराम देता हूं, क्योंकि समय आपका भी इंपॉर्टेंट है। बस इतना कहना चाहूंगा कि यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा जो लोग इस PDF फाइल को लेना चाहते हैं तो कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। या कैप्टन एग्रो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे क्यूज भी चलती है और चैनल पर भी चलती है। तो यहाँ वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाता हूं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं जो पढ़ाया है समझ में आया होगा। किसी में कोई डाउट है पूछ सकते हो, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।